मैकेनिक्स का, ये मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर, इसके बाद मैकेनिक्स कवर हो जाएगी A2 की। इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स दिए हैं और इसमें एब्सोल्यूट क्वेश्चन होता है कैम्ब्रिज पेपर में। सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था चैप्टर के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होती। ये मेजर चैप्टर है जिसमें एब्सोल्यूट क्वेश्चन मीन लाजमी क्वेश्चन होता है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे अब आ गया, दिस इज चैप्टर 2 ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सिलेबस में इस नाम से होगा, ठीक है बेटे। अब अगर कवर करें इसको, व्हाट इज मेंट बाय, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर कहता है तो कॉन्सेप्ट बेटे जिसका जो बनता है, ग्रेविटेशन जो हम कह रहे होते हैं ये हमारे पास ग्रेविटेशन जो है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को बेटे। फोर्स ड्यू टू mass of an object। किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो इस पर ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब फील्ड हम किसको कह रहे होते हैं? फील्ड बेटे 3D रीजन है। 3D रीजन कह लें या इसको हम स्पेस कह लें। अब इस फील्ड का सोर्स क्या होता है? वो क्या होगा? मैसिव मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एक प्लेनेट है या सन है, उसकी फील्ड हो सकती है, अर्थ की फील्ड हो सकती है, हम अर्थ की फील्ड के अंदर हैं, ठीक। हमारे पास उस फील्ड को आप आइडेंटिफाई किस तरह करोगे? आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, अगर उस फील्ड में अगर हम 1 kg मैस लेके आए तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट मैस एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। अब हमारे पास अगर फील्ड है तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह कर रहे होते हो? रिप्रेजेंट हम करते हैं बेटा फील्ड लाइंस के थ्रू। और हर फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करती है, जिस जो कि एक यूनिट मास के ऊपर लग रही होती है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट the force acting on a unit mass placed in the field of an other mass कह लें या planet कह लें, ठीक हो गया। तो हमारे पास ग्रेविटेशन किसको कह रहे हैं? ग्रेविटेशन मैंने कहा बेटे आप फोर्स को कहते हो। फोर्स किस पे लगती है, क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि ये फंडामेंटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स फंडामेंटल नहीं थी, देयर अदर फोर्स विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है जो मैसेस पे डिपेंडेंट होती है, मैस के ऊपर बेटा। ये अगर ये फील्ड फिर क्या होती है? फील्ड हम किसी भी 3D रीजन या स्पेस को कहते हैं। उस फील्ड का सोर्स क्या होगा? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेनेट का मास हो गया, सन का मास हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की फील्ड के अंदर अगर हम 1 kg मास लेके आते हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगर आपने रेस्ट से स्टार्ट किया तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? जैसे एक बॉल को हम ऊपर से रिलीज करते हैं, हमेशा अर्थ की तरफ मूव करता है। हमने तो उसको पहले रेस्ट में रखा था। रेस्ट से कोई चीज मूव क्यों करती है? जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगती है बाय न्यूटन लॉ। इसका मतलब हमारे पास पे रेस्ट से कोई चीज मूव की है तो अनबैलेंस फोर्स लगी है, और वो फोर्स क्या होती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, विच इज द पुल ऑफ अर्थ एक्चुअली, विच इज इक्वल टू लेटर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इस फील्ड को रिप्रेजेंट किस तरह करते हो कि हमारे पास फील्ड लाइंस के थ्रू करते हैं। और फील्ड लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है? फोर्स ऑन अ यूनिट मास, जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इसको, सपोज इफ दिस इज अ आइसोलेटेड प्लैनेट है, अर्थ ही कंसिडर कर ली। आइसोलेटेड प्लैनेट का मतलब इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रही। अगर मैं अर्थ को कंसिडर कर रहा हूं तो अर्थ इज आल्सो इन द फील्ड ऑफ सन। मैं सन की फील्ड को नहीं कंसिडर करूंगा यहाँ पे। मैं सिर्फ आइसोलेटेड प्लैनेट लिया, सिर्फ अर्थ की के मास की वजह से
जो फोर्स ये एक्सर्ट कर सकता है उसको सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेटे जी यहाँ पे अगर मैं 1 kg मैथ मैंने यहाँ पे रखा है, 1 kg मैथ मैंने यहाँ पे रखा है, और 1 kg मैथ इस जगह पे रखा है, और सपोज 1 kg इस जगह। अब हमारे पास इन पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब रेस्ट से रखा था आपने, सारों पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वो जीरो थी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी u की वैल्यू क्या? दिस इज जीरो एंड सेम इज ट्रू विद दिस वन। अब बेटे जो ही मैं इसको रिलीज करता हूँ, इट विल सेट इनटू मोशन। ये हमारे पास मूव करता है इस तरफ, और यहाँ पे जाके इसको हिट करता है, इस डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव किया, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव किया, और यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में मूव किया। अब ये एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बेटा फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, फील्ड लाइन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक सॉरी बेटे, हमारे पास बेटे यहाँ पे ये मैंने जो ब्लैक से क्या, तो हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में एक यूनिट मास, जो यूनिट मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से इट कम्स इनटू मोशन फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब है अगर मैं एक आइसोलेटेड प्लैनेट को कंसीडर करूं, दिस इज एन आइसोलेटेड प्लैनेट। आइसोलेटेड प्लैनेट का मतलब क्लियर हो गया ना बेटे? इस पे सन की फोर्स जो लग रही है उसको कंसिडर नहीं कर रहे, तो इस पे फील्ड पैटर्न क्या बनता है? इसका कुछ इस तरह बनता है, और डायरेक्शन इसकी क्या बनेगी? इनवर्ड बनेगी बेटे, इस तरीके से ये होगी। एंड दिस इज 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। अगर एक्सटेंड करो तो सेंटर में पास करेगी, ठीक। इसलिए कह रहे थे फील्ड लाइंस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। इसका मतलब है जब इनको एक्सटेंड करूंगा तो इस आइसोलेटेड प्लैनेट के सेंटर में से पास करनी चाहिए इसको, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है अभी तक तो पूछ लो, इसकी स्नैपशॉट ले लो ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रह सके। तुमने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। सर ये आपने कहा है कि यूनिट मास प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मास और प्लैनेट है या मास प्लैनेट? बेटे हर प्लैनेट का मास है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारे पास है ये प्लैनेट का मास है कैपिटल एम, प्लेस इन द फील्ड ऑफ एनदर मास का मतलब दूसरी ऑब्जेक्ट पे मास की वजह से होना चाहिए। ये फोर्स डिपेंडेंट ही मास, फोर्स का सोर्स ही मास है, और जो किस चीज पे फोर्स, जो चीज एक्सपीरियंस करती है ये फोर्स, उसका भी मास होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यही लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अनदर मास, का मतलब वो मास कौन सा? प्लैनेट का मास है, ओके, ठीक है ना? ठीक। अच्छा अब बेटे इसी को अब हम गोइंग टू नेक्स्ट पेज नाउ। अब इसका मतलब मैंने जो पहले फील्ड लाइन बनाई हुई थी वो ये वाली थी बेटे, इनवर्ड, ठीक है। और इनको अगर एक्सटेंड करें ना तो हमारे पास बेटे सारी सेंटर पे मीट कर रही है, इसलिए हमारे पास क्या, हम 90 का एंगल शो कर देते हैं ये वाला। अब ये फील्ड कौन सी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। हमें कैसे पता चलेगा नॉन यूनिफॉर्म है? कि जो गैप होता है बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइंस वो रिप्रेजेंट करती है इसकी स्ट्रेंथ को। यहाँ पे गैप क्या वेरी करता जा रहा है, अगर गैप वेरी कर रहा है तो इसमें फील्ड क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब यहाँ पे मैं अगर कंसिडर करूं, अगर कोई मैच बेटा यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा 9.81 ले रहे होते हैं नॉर्मल, ठीक है। यहाँ जी ज्यादा होगा। अगर इसी मैथ को यहाँ पे ले जाएं तो अब हमारे पास जी की वैल्यू क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि फील्ड लाइन यहाँ वीक होंगी, ठीक है। क्योंकि गैप देखो एडजेसेंट फील्ड लाइन में ज्यादा, यहाँ गैप क्या है? कम है। तो जो गैप होता है बिटवीन एडजेसेंट फील्ड लाइन वो रिप्रेजेंट करती है उसको स्ट्रेंथ को, और स्ट्रेंथ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सिंपली ये बताया अभी आपको कि चैप्टर का नाम ग्रेविटेशनल फील्ड्स है, और इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल किसको कह रहे हैं? फील्ड किसको कह रहे हैं? हर फील्ड का कोई ना कोई सोर्स होता है,
फिर इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हो, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हो, वो चीज समझा दी मैंने। अब उसके बाद बेटे पहले लॉ पे आते हैं, इसका मेन जो है इस चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस लॉ का ना बेटे प्रूफ नहीं है सिलेबस के अंदर, डायरेक्ट स्टेटमेंट सिलेबस के अंदर, और हमने उस स्टेटमेंट को फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कैवेंडिश ने दिया तो है था, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। अब इसको जो स्टेटमेंट है, जो कॉन्सेप्ट सिलेबस है, उसको फोकस करते हैं। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट कह लें या इसके मैथमेटिकल फॉर्म कह लें, स्टेटमेंट बाद में लिख लेते हैं। बेटे ये लॉ हमें ये कहता है कि सपोज अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, let the mass of this first object is represented with m1 and its mass is m2, और ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं बेटे? पॉइंट ऑब्जेक्ट उनको कहते हो जिनका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल हो कि हम उसकी शेप को आइडेंटिफाई ना कर सकें। कहने का मतलब यह है कि आप अर्थ के ऊपर अगर आप मून को देखते हो कि मून की सरफेस रेगुलर है, इररेगुलर है, किस तरह है, उसकी शेप को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो हम कहेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अर्थ और मून पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में फिर कंसिडर होंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हो whose size infinity small that one cannot identify its exact shape, ठीक है, by standing on the other object। यानी M1 के ऊपर अगर आप खड़े हो और अगर M2 को आप देखते हो और M2 को अगर शेप को 100% आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम कहेंगे M1 और M2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे वैसे भी बेटे डॉट लगा दें, अगर कि मैंने ऊपर डॉट लगाया, अब डॉट ये अगर हमारे पास क्या एग्जैक्टली स्फेरिकल है, थोड़ा सा एलिप्सॉइड तो नहीं हो गया, इसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो पता चलेगा ना। तो हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हो जिसका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल हो कि उसकी शेप को आप आइडेंटिफाई ही ना कर सको, या इन अदर वर्ड्स कई बुक्स में ये भी मिलना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट उनको कहते हो जिनका साइज बहुत ही स्मॉल हो एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, आप अर्थ का सन और अर्थ को ले लें, सन का भी बेटे मैस है, अर्थ का भी मैस है, लेकिन हमारा दोनों का रेडियस भी है या डायमीटर भी है, लेकिन दरमियान में सेपरेशन इतनी ज्यादा है तो हमारे पास उनका डायमीटर नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू सेपरेशन बिटवीन देम। तो सन और अर्थ को भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो इस लॉ के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है थी वो ये थी, हमारे पास M1 और M2 को अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करना है। और पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया बेटा, ऐसी ऑब्जेक्ट को कहते हो जिसका साइज इन्फिनिट हद तक स्मॉल हो so that one cannot identify its shape by standing on the object next to it, या object whose diameter या size is negligible small as compared to separation between them, दोनों ठीक है। अब बेटे ये लॉ हमें क्या कहता है कि हमारे पास M1 और M2 मैसेज हैं, इनके ऊपर लेट के सेपरेशन बिटवीन देम लेते हैं जो हमारे पास which is taken from their center of gravity, let this is R। अच्छा, अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इट कैन नेवर बी रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक electric force can either be attractive or repulsive depending upon the charges facing each other। unlike charges क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, like charges रिपेल करते हैं। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ऊपर फोकस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब ये लॉ हमें ये कहता है M1 M2 को अपनी डायरेक्शन में पुल करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। लेट के मैं फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं F1 से, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, पुल कर रहा है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन M2 भी द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन M1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बेटा ये वाली फोर्स क्या होगी, F2, ठीक है। अब बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं ये कह सकता हूं बेटे F1 जो है दिस इज इक्वल टू माइनस F2 के बराबर है। फिर फर्दर मैंने F लिख लिया मॉडुलस के अंदर, इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, हम मैग्नीट्यूड को फोकस करेंगे। इसका मतलब दोनों के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है मैंने वो ये कंसिडर कर ली, ये फोर्स है, ये भी इसको पुल कर रहा है, ये भी फोर्स पुल कर रहा है, हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं F, ठीक है। अब ये लॉ हमें ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू
पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? अट्रैक्शन क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ? क्योंकि ग्रेविटेशन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। यानी F जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। दिस इज m1 m2 and inversely proportional to square of separation between their center 1 over r square हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2 हो गया। बेटे इन दोनों को एक्सप्रेशंस को अगर आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to m1 m2 over r square, and when we remove this proportionality sign we get constant which is represented with capital G। ठीक है, this is m1 m2 over r square हो गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये हमें फॉर्मूला गिवन नहीं होता बेटा डेटा पेज पे। G यहाँ पे अंडरस्टूड हो गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। इस G को आप कह रहे होते हो बेटा यूनिवर्सल कह लें या सिंपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह लें। कैपिटल G जो है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। आपको हर बुक में यूनिवर्सल मिलना, लेकिन हमारे कैम्ब्रिज के सिलेबस में यूनिवर्सल का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्सल कह लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह रहे होते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन होती है डेटा पेज पे, सेकंड पेज पे कैम्ब्रिज पेपर में गिवन होती है। इट्स वैल्यू इन सिस्टम इंटरनेशनल जो है दिस इज 6.67 टाइम्स 10 to raise पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन होती है। तो रिलेशनशिप क्या हो गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and m2 and F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब इस ये जो मैंने बॉक्स में इनक्लोज किया हुआ है इसी को हम यूज करते हैं बेटे इसको स्टेट करने के लिए। और इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आता है तो लाजमी या डेफिनेशन से होता है, कोई पेपर देख लो, या हमारे पास स्टेटमेंट क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वो पूछ लेगा डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्बिटिंग स्पीड की पूछ लेगा, आगे चीजें आ जाएंगी वो। या हमारे पास अगर लॉ है तो उसकी स्टेटमेंट होती है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से 2 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे पास 15 की शायद मार्किंग की है। इस बच्चे ने ये नहीं लिखा हुआ था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसने एक मार्क किसी चीज का रखा हुआ था, डिडक्ट किया हुआ था। मैं स्टेटमेंट लिख दूं इसकी, फिर बाद में इसको दोबारा देख लेते हैं। स्टेटमेंट बेटे इसकी जो होगी दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of separation between their centers। ओके बेटे, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों लिख रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, दिस कैन फोर्स कैन नेवर बी द रिपल्सिव वन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट लिखना बेटे नेसेसरी है रीसेंट मार्किंग की में। कई आप पास पेपर देखोगे, पेपर 4 की मार्किंग की थोड़ी सी वेरी किया करती है। कईयों में पॉइंट ऑब्जेक्ट का मार्क होगा, कईयों में नहीं होगा। लेकिन आप प्योर फिजिक्स देखें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है जो न्यूटन ने कहा था, तो इसलिए हमने इसको फॉलो करना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर सेंटर्स। यहाँ तक बेटे हो गया। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। इसकी पिक्चर ले लो ताकि आपके पास एक रेफरेंस आ जाए।
ओके नेक्स्ट पे फिर इसके बाद न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन न्यूमेरिकल के टाइम मैं बाद में दूंगा आपको, तो आगे क्वेश्चन है बेटे। अब हमारे पास सन और अर्थ, जी जी बेटे पूछो कि बच्चा पूछा तो क्वेश्चन बेटे है, कोई क्वेश्चन तो डू लेट मी नो। कोई क्वेश्चन नहीं सर ऐसे ओके, क्योंकि माइक ऑन हुआ था किसी का, मैं कोई क्वेश्चन पूछने लगी। तो बेटे हमारे पास अगर क्वेश्चन इसका देखते हैं हम एक आध क्वेश्चन कर लें तो बेहतर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में देखूं बेटे, उसने हमें दिया हुआ है, सपोज ये सन है एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सन का जो मैस है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, अर्थ का जो मैस है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आर क्या है, सेपरेशन है इनके इन बिटवीन। अब बेटे जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है सारी की सारी, हमारे पास उसने मैस ऑफ स्मॉल एम की वैल्यू गिवन है 6.0 टाइम्स 10 टू रेस पर 24 kg। स्मॉल आर की वैल्यू भी गिवन है विच इज 1.5 टाइम्स 10 टू रेस पर 11 मीटर। और फिर उसने मैस ऑफ सन भी गिवन है, पता नहीं क्या आता है, टाइम्स 10 टू 30 आंसर होता है, किलोग्राम कुछ भी लिख लेते हैं, 2.0 ही चलें। वो कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी से रिप्रेजेंट कर लें या एफ से, तो ये आंसर बताओ इसका जल्दी से। 430 में 432 तक आ जाना चाहिए आंसर। चैट बॉक्स में चाहे लिख के भेज दो या वैसे आंसर क्या बनता है। सर 5.3 into 10⁻32 आ रहा। 5.3 टाइम्स 32 या 22? 32 चलो देख लेते हैं सर अभी। नहीं, जी की वैल्यू नहीं डाली उसने, कैपिटल जी की। अच्छा पहले मैंने कैपिटल लिख दी थी, मैंने जान के यहाँ पे लिखी, ठीक है। चलो इसको बेटा, चलो मैं कर देता हूँ, 31 हो गई। बेटा फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी mass of sun mass of earth over r square which is a separation। कैपिटल आर से हम नॉर्मली रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, ठीक है, या रेडियस ऑफ सन को। स्मॉल आर क्या होगी, सेपरेशन होगी दो प्लैनेट्स के बिटवीन या सन और प्लैनेट के, नॉर्मली आगे भी जो लिखूंगा मैं, ठीक है जी। हमजा 3.56, चल लेट मी डू बेटे। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो, जी की वैल्यू होगी दिस इज 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11। capital M is, this is 2.0 times 10 to raise per 30. This is 6.0 times 10 to raise per 24 over separation between them is, this is R की वैल्यू given है 1.5 times 10 to raise per 11 square, तो 3.56 times 10 to raise per 22 न्यूटन कह रहे हैं, ठीक है ओके बेटे। यहाँ तक इसका हो गया। एक और चले, एक और बाकी बाद में थोड़ा सा जितना को टाइम है उसमें मैं कवर करूंगा बेटे। मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नेक्स्ट दूसरा है, इसकी अगर आपने स्नैपशॉट लेनी है तो आप ले लो। चल रहे नेक्स्ट में। अब
नेक्स्ट आता है लर्निंग आउटकम आ गई मास ऑफ अर्थ। अब मैथ्स को बेटे जो हम वैसे क्योंकि आना नहीं वैसे में क्योंकि मैथ्स को हमने डिफाइन करना मेजर ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर से नहीं कर देना। ये मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, उसी के थ्रू हम कहेंगे। मैथ्स A2 में पूछना नहीं है क्योंकि AS का टॉपिक था, मैक्सिमम जो पूछा जा सकता थे ये मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इसके अंदर कंसिडर करें अगर इफ दिस इज द अर्थ विच इज सेंट्रल पॉइंट इज दिस वन, ये अर्थ कंसिडर कर ली बेटे मैंने। लेट अ मैस इज प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे कोई भी मैस पड़ा हुआ है, ये मैस है। इस मैस का ऑब्जेक्ट का मैस स्मॉल m है, मैस ऑफ अर्थ को लेट के हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस अर्थ का जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल R, ठीक है। अब हमारे पास बेटे ये स्मॉल m मैस को अगर मैं इसका वेट डिफाइन करूं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट। वेट की यही डेफिनेशन है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कंपेयर करूं अगर इसको, मैं ये वेट को, अगर वेट जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को कह रहे होते हो, तो वेट हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, दिस इज mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g कैपिटल M स्मॉल m। अब r क्या सेपरेशन लेनी है, और सेपरेशन कहाँ से लेते हैं बेटा, इनके सेंटर से लेते हैं। अगर सेंटर से लेनी है तो हमारे पास इसका तो r है। अब इसमें एक चीज जो देख रहे होते हैं हमारे पास, इसकी जो सेंटर पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, इसकी जो हाइट बनती है वो ये वाली है। अब बेटे इस हाइट को अगर हम कंपेयर करते हैं विद r, ठीक है, तो इस एज की वैल्यू बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। इफ यू राइट इन 4 SF में भी लिखें तो हमारे पास वो फिर भी वैल्यू इसकी बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसका मतलब इसको हम वैसे ही निगलेक्ट कर देंगे। सो एज इज नेग्लेक्टेड। अगर एज इज नेग्लेक्टेड मीन द सेपरेशन विच वी हैव टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ हैविंग मास स्मॉल m इज कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं दोबारा बोलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर्स, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो अगर मैं सेंटर से अगर देखूं अर्थ की सरफेस, तो हाइट वो एज के बराबर, और एज जो है कैपिटल R से कंपेयर करें तो एज की वैल्यू निग्लिजिबल है। इवन इफ यू राइट 4F 5SF में भी, तो उसको हम वैसे निगलेक्ट कर देंगे। अब जो सेंटर हमारे पास होगा, अर्थ एप लेना है, सेपरेशन जो कैपिटल R के बराबर है विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो मैंने ये R स्क्वायर लिख लिया। अब इसमें जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, मैथ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास फर्दर अगर कैपिटल M को सब्जेक्ट बनाते हो तो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज GR स्क्वायर ओवर G। ये एक्सप्रेशन आ गई बेटे इसकी। शो दैट के साथ क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं है। 1 नंबर किसका होता है इसमें, और दूसरा नंबर वैल्यू पुट करके ये बनाना होता है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पार्ट जो होता है, नॉर्मली इसकी वैल्यू निकालनी होती है कि वैल्यू इसकी कितनी को आती है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है। इसमें पैरामीटर्स हमें गिवन होते हैं। मैं वैल्यूज पुट करूं इसके अंदर, स्मॉल g की वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है विच इज 9.81 होती है। कैपिटल R की वैल्यू हमने याद नहीं करनी, हमें क्वेश्चन में गिवन होगी विच इज 6400 किलोमीटर होती है, विच इज 6.4 टाइम्स 10 टू रेज पर 6 स्क्वायर ओवर G की वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है विच इज 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11। इसको बेटे अगर आप सॉल्व करते हो तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दिस इज 5.98 टाइम्स 10 टू रेज पर 24 kg। और अगर हम 2 SF में इसको लिखें तो राउंड ऑफ हो जाएगा ना, 6.0 पे आ जाएगा, 6.0 टाइम्स 10 टू रेज पर 24 kg हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन होता है कि एक तो आपने शो दैट मास ऑफ अर्थ के साथ आ सकता है, और दूसरा फर्दर आपने वैल्यू निकालनी होगी इसी एक्सप्रेशन को यूज करके कि हमारे पास मास ऑफ अर्थ की अगर वैल्यू आती है तो क्या आएगी, वो आपने निकालनी होगी।
इससे ज्यादा नहीं बनता। अब नेक्स्ट पे आते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ को। नेक्स्ट इसकी स्नैपशॉट लेनी तो ले लो। सो नेक्स्ट इज नई मीटिंग डेंसिटी शुरू ऑफ कर लिया, अर्थ। 2-3 मिनट रह गए। अभी नहीं, वो 32 पे होना है बेटे, 31 पे जाऊंगा। वो सॉरी, वो 42 पे होना है, 41 पे वापस जाऊंगा। डेंसिटी ऑफ सर अर्थ, ये बेटे जी सर जो जी जी आर मैं आ था जाता उसको हूँ आपने पिछले किलोमीटर पेज से में। मीटर में कन्वर्ट किया था ना? हाँ जी बेटे, जी सर, ठीक है, थैंक यू। आर क्या 6400 किलोमीटर मैं कह रहा हूँ ना, जी तो जी जी, तो 6.4 सर आपने टाइम्स इसको 6 मीटर्स में मीटर हो कन्वर्ट जाएगा। किया ना? ठीक हो गया? जी सही है, थैंक यू सर। हाँ जी, मीटर में जी, ठीक, वेलकम। नेक्स्ट पे बेटे हम आते हैं अगर डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वही रो इक्वल्स टू एम ओवर वी है। अब मैथ की एक्सप्रेशन तो हम निकाल चुके हैं अर्थ के, विच इज जी आर स्क्वायर ओवर जी, अभी हमने कैलकुलेट किया। अब बेटे वॉल्यूम कौन सा हमने लेना है? अब वॉल्यूम के लिए हम ना अज्यूम करेंगे कि अर्थ क्या बिल्कुल यूनिफॉर्म स्फीयर है। अगर मैं यूनिफॉर्म स्फीयर कह रहा हूँ इसका मतलब अर्थ बिल्कुल ये इस तरह, एक्चुअली नहीं है इस तरह, एक्चुअली ये एलिप्सॉइड है, एक्चुअली ओवल है वो, ठीक है। एक्चुअली अर्थ क्या इस तरह, लेकिन हम यहाँ पे अर्थ को बिल्कुल यूनिफॉर्म स्फीयर अगर कंसिडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर क्यों कर रहे हैं? ताकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकें, विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। और आर मैंने कैपिटल लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब मैथ्स की एक्सप्रेशन ये आ गई है वॉल्यूम, इसका मतलब मैंने अज्यूम किया है कि अर्थ बिल्कुल यूनिफॉर्म स्फीयर है। एक चीज ये अजम्पशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी कि हमने एलिप्सॉइड नहीं कंसिडर करना, यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करना है। और हम जो अर्थ का रेडियस ले भी रहे होते हैं बेटा, वो कौन सा होता है एक्चुअली? एक तो ये है ना, एक ये आ रहा है, दूसरा ये वाला, ये इन अदर मैं ये कह रहा हूँ, एक बेटा ये इक्वेटर वाली साइड का रेडियस आ गया, ये पोल वाली साइड का रेडियस आ गया। तो हम जो आर पी प्लस आर ई डिवाइड बाई 2 करके ये रेडियस आ रहा होता अर्थ का, एक्चुअली हम जो अभी तक पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी लिखा भी था 6.4 टाइम्स 10⁻⁶ मीटर। अर्थ इज एक्चुअली ellipsoid, its equatorial radius exceed the polar radius by 21 किलोमीटर। ये ज्यादा होता है 21 किलोमीटर एज कम्पेयर टू पोलर रेडियस। तो हम इनका मीन ले रहे हैं कि अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया? अब बेटे इसने जाना, इसकी स्नैपशॉट ले लो, मैं दोबारा आपको कनेक्टिविटी के लिए कहता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे विच इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब इसके लिए इसका मतलब हम दो चीजें अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमने अजम्पशंस कंसीडर करनी इन ऑर्डर टू गेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ। दो चीजें हैं बेटे वो अजम्पशंस। ओके, एक अजम्पशन तो ये है कि हम अर्थ को अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म स्फीयर है, विच इज एक्चुअली नॉट, ठीक है। वो हमारे पास एलिप्सॉइड है, इट्स इक्वेटोरियल रेडियस एक्सीड द पोलर रेडियस बाय 21 किलोमीटर, जैसा मैंने पहले कहा। तो हमारे पास यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक अजम्पशन ये होगी, अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया, ताकि हम वॉल्यूम स्फीयर का अप्लाई करें 4/3 पाई आर क्यूब जो पड़ा हुआ। दूसरी अजम्पशन जो बनती है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ के हमारे पास डिपॉजिट्स जो हैं हर जगह बिल्कुल सेम है। सेम डिपॉजिट्स होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो होगी एट ऑल पोजीशन दिस इज कांस्टेंट, व्हिच इज एक्चुअली नॉट। क्योंकि जिस जगह बेटे ऑयल के डिपॉजिट्स हैं वहां डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और जिस जगह हमारे पास डिपॉजिट्स हैं लेड के, वहां पे डेंसिटी क्या ज्यादा है। तो डेंसिटी अर्थ की हर जगह एक जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अर्थ के मिनरल या जितने डिपॉजिट्स हैं वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी एट ऑल पोजीशन दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो दूसरी हम अज्यूम करते हैं अर्थ हैज यूनिफॉर्म डिपॉजिट्स थ्रू आउट इट to keep its density constant।
तो दो अजम्पशन हम अप्लाई करेंगे, एक तो अर्थ को हम यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करेंगे, वो मैंने पहले आपको बताया था किस लिए, और दूसरा अर्थ को हमने कहना है कि डेंसिटी की हर जगह बिल्कुल कांस्टेंट है ड्यू टू यूनिफॉर्म डेपोजिशन ऑफ डिपॉजिट इनसाइड इट। ठीक है, अब बेटे इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अर्थ को बिल्कुल स्फीयर कंसिडर कर लिया, ये स्फीयर हो गया, तो इसका वॉल्यूम मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो गया, और इसका मास कैपिटल एम मैंने ले लिया। अब इसके एक्सप्रेशन हम देखते हैं जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ की आएगी। दिस इज, अब हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है जैसे रो इक्वल्स टू एम ओवर वी। अब मास ऑफ अर्थ के हम एक्सप्रेशन पहले निकाल चुके हैं, विच इज जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, और हमने कैपिटल वी किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब बेटे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हो। दिस इज 3GR स्क्वायर ओवर 4 पाई कैपिटल GR क्यूब। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर, अब ये इतना, ये तो क्लियर है बेटे, डिवाइड हो रहा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वे 2 है तो इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। बेटे इसको आप क्या करें, आर स्क्वायर जो है इस आर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर आप फर्दर लिखते हो तो हमारे पास ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू 3G और 4 पाई कैपिटल GR, ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई बेटे। अब एग्जामिनर अगर कहते हैं इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दें, तो वैल्यू अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, रो एस सच हो गया, 3 स्मॉल जी की वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है 9.81 ही पुट करेंगे बेटे हम लोग, 4 एस सच हो गया, पाई 3.14, कैपिटल जी की वैल्यू हमें डेटा पेज पे गिवन होती है 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11। रेडियस ऑफ अर्थ का हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, याद नहीं करनी है हमने। दिस इज 6.4 टाइम्स 10 टू रेज पर 6। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब इसके स्नैपशॉट लो ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊं। अच्छा, अब नेक्स्ट में हमारे पास इसे कैलकुलेट कर लेना बेटा, जो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट में हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, स्मॉल जी से जिसे आप रिप्रेजेंट करते बेटा वही है। डेफिनेशन W इक्वल्स टू एम जी, जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो W/m होता है, वही चीज है बेटा ये। ठीक है, तो लेकिन हम क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल एक नंबर का क्वेश्चन उसने मांगा हो तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास लिखते हैं तो बिल्कुल मार्किंग कीमत ठीक किया हुआ ठीक भी है, लेकिन हमारे पास पर्टिकुलर अगर ग्रेविटेशनल भी इटैलिक में लिखा हो तो इसको फिर डिफाइन करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है, दिस इज अट्रैक्टिव pull of a planet per unit mass of an object। ठीक है, अट्रैक्टिव पुल क्यों लिखा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, इसको अब हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ रहे होते हैं, या अर्थ की 9.81 पढ़ते हैं, या मार्स की निकाल सकते हैं, या दूसरे सन की निकाल सकते हैं, तो नॉर्मली प्लैनेट या सन को ले लेते हैं, किसी बंदे की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना मैथ नहीं है बेटे इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ कंपेयर करें। ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये हो गया। तो सिंबल इसके लिए मैं ऊपर लिख चुका हूँ, स्मॉल जी है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले पे फोकस करते हैं इसके। अब फॉर्मूले में बेटा फिर वही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले ही मैंने डिस्कस की थी, ये मैंने एक अर्थ कंसिडर की है विद अ मास कैपिटल M, लेट इट्स रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, ये इसका मास स्मॉल m है, और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है
विच इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। ये हाइट की वैल्यू बहुत कम है इन कंपैरिजन टू आर, तो इसका मतलब आप एज को वैसे निगलेक्ट कर दोगे। अब इसको अगर आप डिफाइन करते हो तो हम ये लिख सकते हैं हमारे पास W इक्वल्स टू mg। अगर आप लिखते ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट के बराबर, W किसके बराबर है mg के, जो पहले अभी भी किया हमने यही, G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर हो गया। इसमें हमारे पास मैथ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल आउट कर दो आप लोग, ये स्मॉल m इससे कैंसिल आउट होगा। अब इसको अगर आप स्मॉल g को सब्जेक्ट बनाते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू जी एम ओवर r स्क्वायर हो गया। वैल्यू इसकी जो फिर पुट करके देख लो, G is 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11। डेटा पेज वाली वैल्यू है, मैथ तो फर्स्ट भी याद नहीं करना, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। स्मॉल आर रेडियस ऑफ अर्थ भी गिवन होगा 6.4 टाइम्स 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आई थी 9.80 न्यूटन पर केजी, ठीक है। यूनिट्स भी आपको क्लियर हो गए, मैं यहाँ पे अब अलग नहीं लिख रहा, E2 की क्लास है ये, यूनिट्स न्यूटन पर केजी हैं। बेटे फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी जो होगी हमारे पास, दिस इज वेक्टर है। अगर वेक्टर तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जिस डायरेक्शन में एक यूनिट मास पे फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में एक यूनिट मास मूव करेगा, ठीक है, या फिर यूनिट मास पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो, ठीक है, यानी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट मास। जिस तरह पहले एग्जांपल दी थी कि 1 kg मास पे जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वही हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी, ठीक। अब हमारे पास इस फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, फील्ड पैटर्न के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने आज बात की थी, ठीक। अब पहले भी बात की थी, इसका मतलब हमारे पास बेटे ये अर्थ को कंसिडर किया था, फील्ड लाइन से हमारे पास क्या बननी थी, ये वाली बननी थी, ये वाली। तो गैप जो है यहाँ पे वो वेरी कर रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है इसकी कि फील्ड ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसकी आप पिक्चर ले लो ताकि मैं बेटे नेक्स्ट पे मूव कर सकूं। ओके नेक्स्ट। अब हमारे पास हमें क्वेश्चन आया हुआ, जैसे कि स्पेसिमेन पेपर जून 2016 के अंदर उसने हमें ये चीज दी हुई है, एक आइसोलेटेड प्लैनेट है। आइसोलेटेड प्लैनेट में पहले बता चुका हूँ, जिसपे कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो उसको आप कहोगे आइसोलेटेड प्लैनेट है। कहता है पर्टिकुलर उसने कहा आइसोलेटेड स्फेरिकल प्लैनेट है। अगर ये आइसोलेटेड स्फेरिकल प्लैनेट है, इसका मतलब है इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स के हमारे पास क्या होगी, फिर आइसोलेटेड स्फेरिकल प्लैनेट कंसिडर किया हुआ उसने हमें दे दिया। कहते हैं इस पे फील्ड पैटर्न देने से 3 मार्क क्वेश्चन। तो हमने बेटा ये बना दिया कि यूनिट मास इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो हमने ये लाइंस बना दी इस तरीके से, ये लाइंस बन गई, ठीक है। ऑल दीज लाइंस आर 90 डिग्री टू द सरफेस ऑफ दिस आइसोलेटेड प्लैनेट। अब एग्जामिनर ने किस तरह चेक करनी होती है बेटा, एग्जामिनर इस तरह चेक करता है कि मार्किंग की में लिखा हो तो इस लाइन को एक्सटेंड करके देखें कि सारी लाइंस इसके सेंट्रल पॉइंट में से पास करनी चाहिए। यानी ये मेरी सेंटर में से पास कर रही है, पार कर रही है, ये मेरी सेंटर में सही से कहूँ तो नहीं पास कर, इतनी अच्छी नहीं बनी मेरे से। ये अगर एक्सटेंड करें एग्जामिनर को तो सेंटर में से पास करनी चाहिए बेटे, ये अगर डायग्राम आपकी ठीक बनी हुई हो, ठीक है। अगर सेंटर में से पास करती हैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दे आर 90 डिग्री टू द सरफेस। इसका मतलब सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगे ये हमारे पास ये वाला, ये 90 का होना चाहिए। अब देखो गैप बिटवीन एडजेसेंट फील्ड लाइंस बेटे क्या वेरी कर रहा है। अगर हमारे पास वेरिएशन आ रही हो गैप के अंदर, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है। अब हमारे पास अगर हर जगह देखते हो कोई से 2 पॉइंट कंसिडर कर लें बेटे हम लोग, कि यहाँ पे देखो गैप हमारे पास इन दोनों के दरमियान कम है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे हमारे पास गैप क्या ज्यादा, तो हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा होगी।
और यही वैल्यू वो होगी जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली गैप उतना है। तो जो गैप होगा बिटवीन टू एडजेसेंट फील्ड लाइन वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेंथ को। जितना गैप कम होगा उतनी स्ट्रेंथ क्या ज्यादा होती है। अच्छा, अब पेपर में मैंने कहा था ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। 1 नंबर किसका था, आपने लाइंस रिप्रेजेंट करनी विच आर 90 डिग्री टू दिस स्फेरिकल प्लैनेट। दूसरा मार्क किसका था, आपने डायरेक्शन इंडिकेट कर दी टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट। तीसरा उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या चेंज आती है कि अगर हम इसका मास ऑफ प्लैनेट को कांस्टेंट रहने दें लेकिन इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दें। व्हाट चेंज विल अकर इन द पैटर्न इफ द मास ऑफ this isolated planet is kept constant but its volume is reduced। अगर वॉल्यूम रिड्यूस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या फर्क पड़ेगा। ये अगर इसको और छोटा कर दिया बेटा मैंने, इससे रिप्रेजेंट कर, तो फील्ड लाइन ज्यादा करीब करीब आ जाएंगी, लेकिन पैटर्न तो नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो चेंज इन पैटर्न, नो चेंज इन पैटर्न, नो चेंज इन पैटर्न मतलब इट विल रिमेन नॉन यूनिफॉर्म, रिमेन non-uniform if the mass of isolated planet, चाहे अर्थ ही कंसिडर कर लो, is kept constant and its volume is reduced। ठीक हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। अब बेटे हमारे पास अगर हमारे पास सरफेस ऑफ प्लैनेट उसने दे दिया है, सरफेस ऑफ प्लैनेट मींस कि हमारे पास अब उसने अगर अर्थ की सरफेस दे दी, इतने हिस्से को एग्जामिनर ने मैग्नीफाई कर दिए इतने से हिस्से के ऊपर, ये वाली। अब यहाँ पे अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं मैं, तो मेरी फील्ड लाइन जो बनती है अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बेटे, कुछ ये बनेगी, दूसरी फील्ड लाइन ये बनेगी, तीसरी फील्ड लाइन कुछ यहाँ पे, चौथी फील्ड लाइन यहाँ पे आ रही है, तो इतने से हिस्से अप्रोक्सीमेट फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, ये उसने कह दिया एग्जामिनर ने, दिस इज अ सरफेस ऑफ प्लैनेट है। अगर सरफेस ऑफ प्लैनेट तो हमारे पास फील्ड लाइन अब पे जो बनती है हमारे पास क्या होंगी, अब इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस बनानी है आपने इस तरीके से। ये फील्ड लाइंस बननी है, इनके दरमियान ये एंगल बेटे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइंस अगर मैंने इक्वी डिस्टेंस बना दी है, इसका मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या बिल्कुल कांस्टेंट होगी, सेम होगी, तभी तो हम 9.81 ले रहे होते हैं वैल्यूज की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि एएस में भी देखो हमने जो फील्ड पैटर्न पढ़ा था बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस में कहता था। वो क्यों कहते थे कि हमारे पास फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। इसका मतलब गैप जो होगा फील्ड लाइन के इन बिटवीन वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन था बेटा जिसमें 2 नंबर इसके थे, ठीक है, और 1 नंबर इस चीज का पूछा होता, ये मैंने पूछा। जी बेटे सर ये इक्वी डिस्टेंट कैसे हो सकती है, पीछे से ये वाइड नहीं होनी चाहिए और आगे से अगर ये एक ही पॉइंट पे सेंटर की तरफ मीट करती है, सर ये इक्वी डिस्टेंट पीछे से ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने ओ लेवल में एक चीज ये पढ़ी थी कि इन्फिनिट सोर्स से जो लाइट आ रही होती है पैरेलल रेज की फॉर्म में आती है ना, याद है कुछ? अच्छा जी, अब एक्चुअली सन से, ये सन ले लिया, सन से जो लाइट निकली है वो तो इस तरह निकल रही बेटे, ठीक है। आप किस रीजन में, आप किस रीजन के अंदर हो, इस रीजन में, यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल आपको लग रही होती है। सिमिलरली बेटे वही चीज यहाँ पे है, इतने से हिस्से पे चले जाओगे ना, ये इतने से हिस्से पे, तो यहाँ पे भी एक दूसरे के पैरेलल लगेंगे। दरमियान वाले रीजन में सिर्फ वेरिएशन आपको क्लियर हो रही होती है। जब हम जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे क्या ले रहे होते हैं, 9.81 ले रहे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी 9. फोर्थ फ्लोर पे भी 9.81। अगर 9.81 ले रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ये है, ये प्लैनेट अगर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटे।